हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है आदिल अमान सुमरो और हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था एटम के बारे में, जिसमें हमने एटम में दो पार्ट्स पढ़े थे, एक ऑर्बिट था और दूसरा न्यूक्लियस था। ऑर्बिट में हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ा था और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, और न्यूक्लियस के अंदर हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ा था। और न्यूक्लियस में हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को स्टडी करने के बाद हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर पढ़ा था। आज हम एटम की एक और कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे। उस कैरेक्टरिस्टिक को हम वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक क्या है? वो है वैलेंसी। ठीक है। अब ये वैलेंसी क्या होती है, इसको डिफाइन करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि नेचर में जो भी मैटर होता है ना, वो हमेशा उस स्टेट में रहता है जिस स्टेट में उसकी एनर्जी कम होती है। अगर उसकी एनर्जी कम होगी तभी वो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो स्टेबल स्टेट में मैटर रहना चाहता है और कम एनर्जी करके वो उस स्टेट में रहेगा। तो उस मैटर को जो भी करना पड़ता है अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, यानी स्टेबल होने के लिए, वो करता है। फॉर एग्जांपल ये एक मैटर है, अगर मैं इसको mg फोर्स अप्लाई करके वर्क करके अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कराऊंगा तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसा कि इसकी एनर्जी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। तो अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो वो ये मैटर किधर जाएगा? ऊपर जाएगा या नीचे? अब एब्सोल्युटली नीचे जाएगा। क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि इसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। मतलब कि नेचर में हमेशा जो मैटर होता है वो उस स्टेट में रहता है जिसमें उसकी एनर्जी कम होती है। उसी स्टेट में रहकर ही मैटर क्या होता है? स्टेबल होता है। ऐसे ही मैटर का एक स्मॉल पार्टिकल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अगर हम एटम के अंदर चलें तो एटम के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ये न्यूक्लियस होता है, ये ऑर्बिट होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, और एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं। और इस ऑर्बिट के अंदर एक पार्टिकल रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, जिसके दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस और ऑर्बिट। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ऑर्बिट के अंदर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें कि न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होगा। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन से टकराएंगे, कोलिजन होगा, एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो जब भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का तादाद इंक्रीज होता है या न्यूट्रॉन का तादाद इंक्रीज होता है तो इनके नंबर को इंक्रीज होने की वजह से इनके बीच में क्या होते हैं? टकराव होते हैं, यानी कोलिजन्स होते हैं। इस कोलिजन्स के लिए की वजह से उसके अंदर एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अगर इंक्रीज हो जाएगी यानी न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो ज़ाहिर हमेशा कोई भी पार्टिकल हो या मैटर हो वो हमेशा कम एनर्जी वाली स्टेट में रहना चाहेगा। तो अगर ये न्यूक्लियस की एनर्जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज हो गई है न्यूक्लियस की एनर्जी, तो ये क्या करेगा? न्यूक्लियस अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। जब ये ब्रेक डाउन करेगा तो इसमें से एनर्जी जो है उसको जो है रिलीज करेगा रेडिएशंस के फॉर्म में। वो कौन से रेडिएशन होंगे? एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, और तीसरा रेडिएशन होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? गामा बोलते हैं। तो जब भी एटम के न्यूक्लियस की एनर्जी इंक्रीज होती है, वो भी स्टेबल होना चाहता है, तो वो क्या करता है? अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ब्रेक डाउन करता है, तीन रेडिएशन पैदा करता है, अल्फा, बीटा और गामा। इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिकली रेडियो एक्टिविटी। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में एटम के जो पार्ट हैं, कौन से पार्ट? प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ब्रेक होकर ये तीन रेडिएशन पैदा करें, अल्फा, बीटा और गामा, और अपनी एनर्जी डिक्रीज करे एटम का न्यूक्लियस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। मतलब कि एटम का जो पार्ट होता है, कौन सा पार्ट? न्यूक्लियस, जब भी उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू नेचर वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना चाहता है। तो वो कैसे डिक्रीज करेगा? बेसिकली इन दोनों पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके, तीन रेडिएशन पैदा करके, अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन पैदा करके इसकी एनर्जी को डिक्रीज करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। मतलब कि जब भी एटम के न्यूक्लियस की एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो डिक्रीज करेगा। किस प्रोसेस की वजह से? रेडियो एक्टिविटी की वजह से। ऐसे ही एटम का दूसरा पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। इस ऑर्बिट के अंदर क्या रहते हैं? बेसिकली एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल
इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स किस में रहते हैं? बेसिकली ऑर्बिट के अंदर रहते हैं। और कितने ऑर्बिट होते हैं? हमने पढ़ा था कि ऑर्बिट जो है बेसिकली पहला जो ऑर्बिट होता है उसको हम के बोलते हैं, दूसरा ऑर्बिट होता है एल, तीसरा एम, चौथा एन, पांचवा ओ, छठा पी, सातवां क्यू। तो एटम के अंदर ओवरऑल 7 ऑर्बिट होते हैं। ये के जो है बेसिकली एटम का पहला ऑर्बिट है, एल जो है एटम का दूसरा ऑर्बिट है, एम जो है एटम का तीसरा ऑर्बिट है, एन जो है एटम का चौथा ऑर्बिट है, ओ जो है एटम का 5वां ऑर्बिट है, पी जो है एटम का 6th ऑर्बिट है और क्यू जो है एटम का 7th ऑर्बिट है। ये 7 ऑर्बिट एटम के अंदर होते हैं। यानी सराउंडिंग जो पार्ट होता है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं उसमें क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और कितने ऑर्बिट होते हैं? बेसिकली ये 7 ऑर्बिट होते हैं जिसमें क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हर एक ऑर्बिट के अंदर रहेंगे। कितने ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो हम पता करते हैं एक फार्मूले की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं? 2n²। हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। इसमें हम n का वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें एक एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन को हम एक एक ऑर्बिट में फिल करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमने पिछले लेक्चर में बोला था इसको प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम एक एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाएं अकॉर्डिंग टू 2n², इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हर एक ऑर्बिट के अंदर अरेंज करेंगे तो ऑर्बिट के ये जो n वैल्यू है ये ऑर्बिट के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर k शेल है तो n का वैल्यू क्या होगा? 1 के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पहले शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और दूसरे शेल में अगर हम इसको n की जगह पे हम एल शेल का 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी दूसरे शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? हमें ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अगर हम तीसरे शेल की बात करें 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमें तीसरे शेल में मिलेंगे। अगर हम चौथे शेल में बात करें तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मिल सकते हैं इसके अंदर? तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, यानी 32 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमें एन शेल में यानी 4th शेल में मिलेंगे। अगर हम 5th शेल की बात करें ओ शेल की तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो अगेन 2n² अप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 25 इंटू 2 कितने मिलेंगे हमें? 50 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमें मिलेंगे। यानी ओ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं? 50 इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं। अगर हम बात करें पी शेल की तो पी शेल का वैल्यू क्या है? 6 है। 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 36, 36 इंटू 2 कितना मिलेगा हमें? 62 इलेक्ट्रॉन्स हमें जो हैं इसके अंदर मिलेंगे। अगर हम 7th शेल की बात करें तो इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे n का वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 7 जा 49, 49 इंटू 2 जा कितने मिलेंगे हमें? 98 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो ये ऑर्बिट होते हैं, कितने होते हैं? 7 k l m n o p q, ये 7 ऑर्बिट होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं इस 2n² फार्मूला के जरिए। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अगर एटम के अंदर ऑर्बिट के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब भी उस एटम की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। और ऐसा एटम जिसके ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, मैक्सिमम हो, ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल एटम बोलते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। नॉर्मली जब भी हम किसी एटम को देखते हैं तो उसके के शेल और एल शेल को देखते हैं, क्योंकि यही एटम हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और इसकी हम आगे चल के केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं। जब हम केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो एटम वो लेते हैं जिनके के शेल और एल शेल या एम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमको फिल करना होता है। तो ये 3 शेल लेकर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के अलावा हम उसके केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं। तो अगर हम के शेल और एल शेल को देखें तो के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। और एल शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। अगर ये इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी एटम क्या होगा? स्टेबल होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो ऐसा एटम जिसकी एनर्जी जो है वो बेसिकली क्या हो? कम हो। ऐसा एटम जिसके ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों और उस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उसकी एनर्जी क्या हो, कम हो, ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली स्टेबल एटम बोलते हैं। तो एटम ऑर्बिट के हिसाब से स्टेबल कब होता है, जब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं। अगर हम के शेल और एल शेल को कंप्लीट देखेंगे तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डुप्लेट बोलते हैं। अगर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डुप्लेट बोलेंगे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में आएंगे तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टेव बोलेंगे। तो जो भी एटम जिसके ऑर्बिट के अंदर के शेल और एल शेल मोस्टली उसके अंदर के शेल में डुप्लेट कंप्लीट हो, या जो आउटर मोस्ट शेल है उसका ऑक्टेव कंप्लीट हो, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आए हो और उसकी एनर्जी कम हो, ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल एटम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक एटम है लाइक हीलियम। अगर हम हीलियम का एग्जांपल देंगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका मतलब है प्रोटॉन इसके अंदर 2 होंगे, न्यूट्रल स्टेट में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 होंगे। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो पहला शेल होगा के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो हीलियम का क्या कंप्लीट है, डुप्लेट। और हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट होने की वजह से हीलियम कौन सा एटम है, स्टेबल एटम है, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। उसके अलावा दूसरा एटम है लाइक नियान। नियान का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। प्रोटॉन 10 होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, न्यूट्रल स्टेट में 10 होंगे। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़ेंगे। और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़ेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स पड़ेंगे। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़ रहे हैं, 8। तो इस नियान का क्या कंप्लीट है, ऑक्टेव कंप्लीट है। तो हीलियम और नियान को अगर हम देखेंगे ये ऐसे एटम होते हैं जो ऑर्बिट के हिसाब से स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं, क्योंकि इसके ऑर्बिट के अंदर या तो उसके डुप्लेट कंप्लीट होता है या तो ऑक्टेव कंप्लीट होता है, यानी उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल एटम बोलते हैं। तो नेचर में एक एटम के क्या होते हैं, नोबल एटम होते हैं, रिच एटम होते हैं, या स्टेबल एटम होते हैं। वो एटम होते हैं स्टेबल, रिच या नोबल एटम जिसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसकी एनर्जी कम होती है, यानी उसका डुप्लेट और ऑक्टेव क्या होता है, कंप्लीट। ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल एटम बोलते हैं। जैसा कि ये स्टेबल है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसकी एनर्जी पहले से ही कम है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को कुछ नहीं करेंगे, ना लॉस करेंगे ना ही गेन करेंगे। पर अगर हम दूसरे एटम को देखें तो दूसरे ऐसे एटम होते हैं, बेसिकली दूसरे ऐसे एटम होते हैं जिसकी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली मैक्सिमम नहीं होते, उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, और उसकी एनर्जी जो होती है वो बहुत हाई होती है। ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली अनस्टेबल एटम बोलते हैं। ऐसा एटम जिसके अंदर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन यानी डुप्लेट कंप्लीट ना हो और 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेव कंप्लीट ना हो, ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल एटम बोलते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो एक होता है एटम न्यूक्लियस के हिसाब से अनस्टेबल, उसकी वजह से क्या परफॉर्म करता है, रेडियो एक्टिविटी जैसे न्यूक्लियस की एनर्जी कम करता है। और दूसरा एटम होता है ऑर्बिट के हिसाब से अनस्टेबल, जिसमें उसके अंदर ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ नहीं सकते, यानी उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल एटम बोलते हैं। तो जाहिर ये अनस्टेबल एटम है, ये चाहेगा कि मैं क्या हूं, स्टेबल एटम बन जाऊं। और स्टेबल एटम कब बनेगा, जब इसका डुप्लेट या ऑक्टेव क्या होगा, कंप्लीट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ जाएंगे। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आने के लिए ये एटम जो है अनस्टेबल एटम इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस करते हैं या तो गेन करते हैं। तो ऐसी एबिलिटी एटम की जिसकी वजह से एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस और गेन करे, इस एबिलिटी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो आखिरकार हम वैलेंस की डेफिनेशन पे आ गए कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी बेसिकली प्रॉपर्टी होती है एटम की। कौन से एटम की, अनस्टेबल एटम की। इस प्रॉपर्टी में एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करता है कि वो ताकि क्या हो, स्टेबल हो। इस एबिलिटी को हम एटम की क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। स्टेबल एटम की वैलेंसी नहीं होती क्योंकि उसकी वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ही मैक्सिमम होते हैं, यानी उसकी एनर्जी क्या होती है, ऑलवेज कम होती है। तो ये स्टेबल एटम की वैलेंसी क्या होती है, बेसिकली स्टेबल एटम की जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है, यानी वो कभी इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन नहीं करते एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए। पर ये जो अनस्टेबल एटम है
ये अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करेगा ताकि ये अनस्टेबल एटम किस में कन्वर्ट हो जाए, स्टेबल में। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। मतलब जब भी एक एटम अनस्टेबल होगा तो वो दो चीजों के हिसाब से हो सकता है, एक न्यूक्लियस के हिसाब से और दूसरा ऑर्बिट के हिसाब से। न्यूक्लियस के हिसाब से होगा तो क्या शो करेगा, रेडियो एक्टिविटी, जिसमें ये 3 रेडिएशन पैदा करेगा इन 2 पार्टिकल को ब्रेक डाउन करके। और ऑर्बिट के हिसाब से जब अनस्टेबल होगा कब होगा, जब इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, यानी उसका डुप्लेट या ऑक्टेव के और एल शेल का कंप्लीट नहीं होगा, यानी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तब वो एटम क्या होगा, अनस्टेबल। और ये ऑर्बिट के हिसाब से अनस्टेबल एटम क्या शो करता है, वैलेंसी शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस या क्या करता है, गेन करता है। इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक एटम है, अगर हम एग्जांपल देखें तो सपोज ये एक एटम है सोडियम, ये क्या है, सपोज एटम है सोडियम और दूसरा एटम है सपोज फ्लोरीन। अगर हम सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, यानी इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। अगर 11 होंगे तो इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो के में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स भाई, और एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, ये 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। अगर हम देखें कि इसके लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, यानी लास्ट शेल क्या है, एम शेल है, उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, तो इसको 17 इलेक्ट्रॉन को एटम देगा ही नहीं। 17 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो इसे सोडियम कभी 18th कंप्लीट नहीं कर सकेगा, यानी 18 इलेक्ट्रॉन नहीं ला सकेगा। तो ये सोडियम क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट शेल को विजिबल करता है, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाता है। कैसे दिखाता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, यानी सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है। क्यों लॉस करता है, क्योंकि उसको 17 इलेक्ट्रॉन कोई एटम नहीं दे सकता, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है। अगर न्यूट्रल स्टेज में था तो 11 प्रोटॉन और 11 क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो उसमें 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन की चार्ज को बैलेंस करेंगे, पर 1 प्रोटॉन की चार्ज विजिबल हो जाएगी, तो सोडियम के ऊपर कितनी चार्ज पैदा होगी, +1। तो ये सोडियम जो होता है बेसिकली ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है स्टेबल होने की वजह से, यानी सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है वो बेसिकली क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। अगर 9 है तो इसको इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे तो के शेल में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इसको ऑक्टेव कंप्लीट करना है एल शेल का तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये सोडियम से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जब एक्सेप्ट करेगा तो पहले 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहे थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई प्रोटॉन नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर कौन सी चार्ज पैदा होगी, -1। तो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, +1, और फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है। यानी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल होता है और फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होता है, स्टेबल होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, इस क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं भाई, वैलेंसी बोलते हैं। तो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, 1 +1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, -1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। दूसरा एग्जांपल देखें तो सपोज ये एक दूसरा एग्जांपल है, सपोज ये है कैल्शियम, ये कैल्शियम है। और दूसरा अगर हम इसको एग्जांपल देंगे, अगेन अगर हम देखेंगे तो सपोज ये एक ऑक्सीजन है, क्या है भाई, ऑक्सीजन। अगर हम कैल्शियम को देखेंगे भाई, तो कैल्शियम के अंदर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, यानी प्रोटॉन कितने होंगे, 20, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 20। भाई अरेंज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो के में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बकाया कितने बचे भाई, 10। और अगर हम देखेंगे तो एम में बेसिकली 18 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, पर हमेशा हम रूल कितना चलाते हैं, पहले शेल में डुप्लेट और आगे जो भी शेल आते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, पर मैक्सिमम कितने होने चाहते हैं, 18 थर्ड शेल में हम फिल कर सकते हैं मैक्सिमम, पर हमें कितने फिल करने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि उसका क्या कंप्लीट हो, ऑक्टेव कंप्लीट हो। तो अगर हम देखेंगे तो एल शेल में कितने, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे भाई, एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे
8 और उसके अलावा दूसरा शेल है क्या n, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे भाई 2। अगर हम इसको देखेंगे कैल्शियम को, क्यों कैल्शियम के अंदर ये जो n शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और उसको ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सोडियम को ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि हर एटम के शेल के बाद अपना ऑक्टेव कंप्लीट करना चाहता है, तो इसलिए सोडियम भी कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहता है तो 7 पर 7 कोई देगा नहीं, इसलिए सोडियम क्या करता था लास्ट और फ्लोरीन क्या करता है था गेन। तो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है +1, फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है -1। अगर हम कैल्शियम को देखेंगे तो कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए, पर इस कैल्शियम को कोई देगा नहीं, तो ये क्या करता है कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है लॉस करता है। अगर हम इस ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके अलावा एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम क्या करेगा ऑक्सीजन क्या करेगा रिसीव करेगा। तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है -2। मतलब कि जो अनस्टेबल एटम जो भी होते हैं वो स्टेबल होने के लिए अपने ऑर्बिट के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, यानी क्या करते हैं डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। अगर के शेल होगा बकाया जो भी शेल होते हैं उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पुटअप करते हैं, क्या करते हैं ऑक्टेव कंप्लीट करते हैं। पर रिमेंबर उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने आ सकते हैं, पर एटम कंप्लीट क्या करता है अपना 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेव कंप्लीट करता है। ठीक है, अगर ये कंप्लीट करेगा तभी क्या होगा स्टेबल। तो ये कंप्लीट करने के लिए यहाँ तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं यहाँ तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इस लॉस और गेनिंग वाली सलाहियत को हम क्या बोलते हैं वैलेंसी, जो किसकी प्रॉपर्टी होती है बेसिकली अनस्टेबल एटम की प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा अगर हम वैलेंसी को दूसरे पैटर्न से देखना चाहें तो वैलेंसी में जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो दूसरा क्या करता है गेन करता है। जब भी ये लॉस और गेन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि इनके बीच में चार्जेस पैदा हो रही हैं। क्या पैदा हो रही हैं चार्जेस, लाइक सोडियम जो है उसके बीच उस पर +1 चार्ज पैदा हो रही है और फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज पैदा हो रही है। ये जो चार्ज पैदा हो रही है इसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखते हैं, जुदा जुदा नहीं हो सकते, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, जुदा नहीं हो सकते। तो हमने पढ़ा था जब भी एटम कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में ये बात स्टडी की थी। जब भी एटम जो होते हैं कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं। मॉलिक्यूल यहाँ क्या बनाते हैं कंपाउंड, और वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं एक विजिबल मैटर बनाते हैं। एटम कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल की वजह से, मॉलिक्यूल के यहाँ कंपाउंड के फॉर्म में इस एक बांड के जरिए जिसको हम क्या बोलते हैं केमिकल बांड, और मॉलिक्यूल कंपाउंड कंबाइन होकर मैटर बनाते हैं एक बांड की वजह से जिसको हम फिजिकल बांड बोलते हैं। अगर हम देखेंगे कि इसमें जो एटम है 2 एटम है वो कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बन रहा है एक कंपाउंड बन रहा है या मॉलिक्यूल बन रहा है सोडियम फ्लोराइड। कंबाइन होते हैं क्या बनते हैं सोडियम फ्लोराइड। तो ये किसकी वजह से कंबाइन हो रहे हैं केमिकल बांड की वजह से कंबाइन हो रहे हैं। देखें इसकी वैलेंसी क्या है, एक वैलेंसी है तो केमिकल बांड में कितना फॉर्म हो रहा है, इसके बीच में एक केमिकल बांड फॉर्म हो रहा है। अगर हम इस एटम को देखेंगे कैल्शियम को, तो कैल्शियम जो है बेसिकली 2 जो है इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो इसमें 2 चार्जेस पैदा हो रही हैं और एक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, तो नंबर ऑफ जो केमिकल बांड बनेंगे इसके बीच में वो कितने बनेंगे 2 बनेंगे। मतलब कि जो भी एटम जब भी इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल होता है तब ये जब लॉस करता है तो उसके बीच में क्या बनते हैं केमिकल बांड, और उसकी वजह से कंबाइन होकर क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं। जब भी एटम कोई वैलेंसी शो करेगा यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करेगा तब भी उसके बीच में क्या फॉर्म होगा केमिकल बांड, और ये एटम क्या बनाएंगे कंपाउंड बनाएंगे। मतलब कि वैलेंसी क्या होती है कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है स्टेबल होने की वजह से, या कितने केमिकल बांड फॉर्म करता है एक कंपाउंड बनाने के लिए एटम से। इससे ओवरऑल एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं वैलेंसी बोलते हैं। तो वैलेंसी को 2 तरीके से हम डिफाइन करते हैं, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर रहा है, या एक एटम कितने केमिकल बांड बना रहा है, कितने केमिकल बांड बना रहा है जिसकी वजह से वो क्या बनाता है कंपाउंड। इसको हम क्या बोलते हैं
वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी एटम न्यूक्लियस के हिसाब से अनस्टेबल होगा तो क्या शो करेगा, रेडियो एक्टिविटी, और जब भी एटम वैलेंसी के हिसाब से अनस्टेबल होगा, ऑर्बिट के हिसाब से अनस्टेबल होगा तो क्या शो करेगा, वैलेंसी। जब वैलेंसी शो करेगा तो क्या बनाएगा, केमिकल बॉन्ड। जब केमिकल बॉन्ड बनाएगा तो एटम कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। अब हम हर एक एटम की वैलेंसी को देखेंगे कि कितने एटम कितने जो है इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किस किस एटम की कितनी वैलेंसी होती है। इसको डिफाइन करने से पहले कि एटम की कितनी वैलेंसी होती है, हम एक चार्ट को स्टडी करते हैं। वो चार्ट क्या होता है, ऐसा चार्ट जिसमें हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो रिपीट हों। ऐसे चार्ट को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, बेसिकली पीरियोडिक टेबल एक बेसिकली चार्ट होता है। उस चार्ट के अंदर हम किसको अरेंज करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो रिपीट हो। ऐसी टेबल को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल चार्ट होता है जिसमें हम किसको अरेंज करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। ज़ाहिर एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो उसमें स्मॉल क्या होंगे, स्मॉल क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे चार्ट के, जिसमें हम एलिमेंट को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो ये एलिमेंट को अरेंज करते हैं हम पीरियोडिक टेबल में स्मॉल कंपोनेंट के अंदर। स्मॉल कंपोनेंट के अंदर हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो। इस टेबल को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में जब भी हम अरेंज करते हैं तो हम दो किस्म की लाइंस में अरेंज करते हैं। एक ऐसी लाइन होती है जो हॉरिजॉन्टल होती है, उस हॉरिजॉन्टल लाइंस में को हम क्या करते हैं, बेसिकली पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है उस वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ग्रुप बोलते हैं। तो बेसिकली हम पीरियोडिक टेबल में किसको अरेंज करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी पीरियड्स के अंदर, यहाँ ग्रुप वर्टिकल लाइन ग्रुप्स के अंदर, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज रिवाइज हो, रिपीट हो। ऐसी टेबल को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हम किसको अरेंज करते हैं, एलिमेंट्स को, किसमें, ग्रुप्स और पीरियड में। इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो एलिमेंट किस एलिमेंट को हम ग्रुप में अरेंज करेंगे और किस एलिमेंट को पीरियड में हम अरेंज करेंगे, तो इसको देखने के लिए हमने पढ़ा था कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियस। सराउंडिंग क्या पार्ट क्या है, ऑर्बिट है। उस ऑर्बिट के अंदर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो पीरियड में हम कौन से एलिमेंट अरेंज करेंगे, वो एलिमेंट जिसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन से जो फिल हो रहे हैं वो नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल हो, उससे उन एलिमेंट को हम किस में अरेंज करते हैं, एक पीरियड में रखते हैं। फॉर एग्जांपल एक एटम है हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन को देखेंगे तो उसका शेल कितना है, एक शेल है, और एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और दूसरा एटम है लाइक हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर 2 है, उसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अगर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ शेल कितने हैं, एक है नंबर ऑफ शेल जो इलेक्ट्रॉन से फिल हो रहा है हाइड्रोजन और हीलियम में। तो ये नंबर ऑफ शेल कितने हैं जो इलेक्ट्रॉन से फिल हो रहे हैं, इस नंबर ऑफ शेल को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट या आइटम का पीरियड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम को हम इस पीरियोडिक टेबल में अरेंज करेंगे। ये एलिमेंट्स हैं, इसको अरेंज करेंगे, पर इसको अरेंज करेंगे कहां पर, पीरियड में अरेंज करेंगे। पीरियड में क्यों अरेंज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट जो फिल हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन से वो क्या है, सिमिलर है। जिस भी एलिमेंट के एटम के नंबर ऑफ ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन से फिल हो रहे हैं वो सिमिलर होंगे, उसको किस में अरेंज करेंगे, हम पीरियड में अरेंज करेंगे। तो हाइड्रोजन और हीलियम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, पर ये कौन से एक ही पीरियड के क्या है, एलिमेंट है। यानी इन दोनों का जो पीरियड है पीरियोडिक टेबल में वो क्या है, फर्स्ट पीरियड है। क्या है, फर्स्ट पीरियड है। यानी पीरियड किसको कैसे डिफाइन करते हैं कि एक एलिमेंट में एटम के कितने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से फिल हो रहे हैं, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, पीरियड। और हाइड्रोजन और हीलियम को देखेंगे तो इसमें एक ही ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से फिल हो रहा है, तो ये फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है। पीरियड क्लियर हुआ। पीरियड क्या होता है कि ऑर्बिट कितने हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, इस नंबर को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम एक ग्रुप के एलिमेंट है या एक पीरियड के एलिमेंट है, पीरियड के एलिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट एक ही है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। ठीक है, पीरियड क्लियर हुआ। अगर उसके अलावा दूसरा
दूसरी वर्टिकल लाइंस होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। अब ये ग्रुप क्या होता है, ग्रुप बेसिकली सिंपल होता है कि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद हैं एक एटम के पास। आउटर मोस्ट शेल में एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इस आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट का ग्रुप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है, अगर हम देखेंगे ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसका के शेल 1 है, एक ही शेल है, तो उसका पीरियड क्या है, फर्स्ट पीरियड है। पर उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एलिमेंट का क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का ग्रुप कितना है, फर्स्ट ग्रुप है। हाइड्रोजन का ग्रुप क्या है, फर्स्ट ग्रुप है। हाइड्रोजन का ग्रुप क्या है, फर्स्ट ग्रुप है, और उसका पीरियड भी क्या है, फर्स्ट पीरियड है। अगर हम देखेंगे लिथियम को, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे एक दूसरे एटम लाइक नियान को, नियान में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। अगर इसको अरेंज करेंगे तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8। अगर हम देखेंगे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो बेसिकली ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, 8th ग्रुप का एलिमेंट है। और ये किस पीरियड का एलिमेंट है, कितने ऑर्बिट फिल हो रहे हैं, 2। तो ये इसका पीरियड क्या है, सेकंड पीरियड है। बात समझ में आई। मतलब जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कैसे में अरेंज करते हैं, पेरियोडिक टेबल्स के अंदर। पेरियोडिक टेबल में एक हॉरिजॉन्टल लाइंस में जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड, और एक वर्टिकल लाइंस में जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। पीरियड में किसको अरेंज करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट एक जैसे हो। ग्रुप में किसको अरेंज करते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अंदर एक जैसे हो। फॉर एग्जांपल एक एटम है लिथियम, अगर हम लिथियम को देखेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1। अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन और लिथियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, एक आउटर मोस्ट शेल में। तो इसका ग्रुप क्या है, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, यानी इसका ग्रुप क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप होता है। अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो लिथियम सेकंड पीरियड का है और हाइड्रोजन क्या है, फर्स्ट पीरियड का है। मतलब कि पेरियोडिक टेबल में हम किसको अरेंज करते हैं, एलिमेंट्स को ग्रुप या पीरियड में। इस ग्रुप या पीरियड में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, पेरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो उसमें एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं पीरियड्स और ग्रुप्स के फॉर्म में। अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। और हमने अभी स्टडी किया था कि एटम के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो पेरियोडिक टेबल के अंदर भी बेसिकली ऑर्बिट कितने होते हैं, 7 ऑर्बिट 7 होते हैं। तो पीरियड भी कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो पेरियोडिक टेबल के अंदर बेसिकली ऑर्बिट जैसा कि एटम में 7 होते हैं, तो उसकी वजह से पेरियोडिक टेबल में पीरियड भी कितने होते हैं, बेसिकली 7 पीरियड होते हैं। अगर हम एलिमेंट्स को देखेंगे कि एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, आउटर मोस्ट शेल अगर 2 होगा, सेकंड, उसके अलावा एल में कितने आएंगे, 8, एम में कितने आएंगे, 18 आएंगे। अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ऑर्बिट के अंदर आउटर मोस्ट शेल में, मैक्सिमम ये ऑर्बिट है। फॉर एग्जांपल एम, इस तक की एलिमेंट्स हमें नोन है। एनी एलिमेंट को हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो इन एलिमेंट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एम शेल में कितने आ रहे हैं, 18। यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। तो बेसिकली ग्रुप कितने आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 18। तो पेरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने होते हैं, बेसिकली 18 ग्रुप्स होते हैं। नहीं बात समझ में आई, बात समझ में आई क्या, कि एलिमेंट्स जो होते हैं उसको अरेंज करते हैं किसमें, हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी पीरियड्स में, वर्टिकल लाइंस यानी ग्रुप्स में। इस जो चार्ट बनता है उसको हम पेरियोडिक टेबल बोलते हैं। पेरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने होते हैं, 7, क्यों, नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होते हैं, 7, और ग्रुप कितने होते हैं, 18, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। ठीक है, ये जो चार्ट बनता है 7 पीरियड और 18 ग्रुप से, इस चार्ट को हम क्या बोलते हैं, पेरियोडिक टेबल, जिसमें हम किसको अरेंज करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। ग्रुप पीरियड 7 होते हैं, ग्रुप कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो इसमें ग्रुप जो है पेरियोडिक टेबल में 18 होते हैं, पर ये 2 किस्म के होते हैं। एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एटम की वैलेंसी फिक्स होती है। एटम की वैलेंसी क्या होती है, फिक्स होती है। ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ए ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए ग्रुप। ए ग्रुप क्या होता है, ऐसा ग्रुप होता है पेरियोडिक टेबल में जिसमें एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है, फिक्स होती है।
ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ए ग्रुप। और ऐसे ग्रुप जिसमें एलिमेंट्स की वैलेंसी फिक्स नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, बी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी ग्रुप बोलते हैं। तो बेसिकली पेरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स हैं, पर दो किस्म के हैं। किसके बेसिस पे, एलिमेंट्स के बेसिस पे। ऐसे एलिमेंट जिसकी वैलेंसी फिक्स होती है उसको हम किस ग्रुप में रखते हैं, ए ग्रुप में। और ऐसे एलिमेंट जिसकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती उसको हम किस में रखते हैं, बी ग्रुप में। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ऑलवेज एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो ऑलवेज इसकी वैलेंसी क्या है, फिक्स है। तो ये कभी अपनी वैलेंसी चेंज नहीं करते, इसलिए लिथियम और हाइड्रोजन किस ग्रुप में रखते हैं, हम इसको ए ग्रुप में रखते हैं। ठीक है। और ये जो बी ग्रुप है इसमें अगर हम देखेंगे एक एलिमेंट है आयरन। आयरन यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, यहाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, यानी इसकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती। इसलिए इस आयरन को हम किस में रखते हैं, बी ग्रुप में रखते हैं। बात समझ में आई। मतलब कि हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी पीरियड्स के अंदर, और वर्टिकल लाइंस ग्रुप्स के अंदर जो चार्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल में पीरियड कितने होते हैं, 7। ग्रुप कितने होते हैं, 18। कितने किस्म के होते हैं, 2 किस्म के अंदर बेसिस ऑफ वैलेंसी। एक ए ग्रुप होता है और दूसरा बी ग्रुप होता है। ए ग्रुप में वो एलिमेंट रखते हैं जिसकी वैलेंसी फिक्स होती है, और बी ग्रुप में वो एलिमेंट रखते हैं जिसकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती। ऐसे एलिमेंट जिसकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, ऐसे एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन मींस चेंजेबल। ट्रांजिशन एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिसकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और पेरियोडिक टेबल में उस ट्रांजिशन एलिमेंट को किस ग्रुप में रखते हैं, हम बी ग्रुप में रखते हैं। और ऐसे एलिमेंट जिसकी वैलेंसी फिक्स होती है यानी फिक्स तादाद में इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करते हैं, लाइक लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, हाइड्रोजन की साइज छोटी है तो 1 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी भाई फिक्स है। तो ऐसे एलिमेंट जिसकी वैलेंसी फिक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हम किसको बोलते हैं, जिसकी वैलेंसी फिक्स होती है। और इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को हम किस में रखते हैं, ए ग्रुप में। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती उसको हम किस में रखते हैं भाई, बी ग्रुप में रखते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो ए ग्रुप जो होते हैं उसमें कौन से एलिमेंट को रखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के, लाइक हाइड्रोजन और लिथियम। और ट्रांजिशन एलिमेंट में किसको रखते हैं, लाइक आयरन को, यानी बी ग्रुप में आयरन जैसे एलिमेंट को रखते हैं जिसकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती। तो ए ग्रुप होते हैं और दूसरे बी ग्रुप होते हैं जो किसको कंसीडर बनाते हैं, पेरियोडिक टेबल को बनाते हैं। ठीक है। अगर हम देखेंगे तो इसमें जो ए ग्रुप होते हैं वो 8 होते हैं। ए ग्रुप कितने होते हैं, 8। और बी ग्रुप कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो 8 ग्रुप्स की वैलेंसी फिक्स होती है, यानी 8 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं पेरियोडिक टेबल में वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। बाकी 10 ग्रुप की एलिमेंट यानी बी ग्रुप जो है 10 ग्रुप होते हैं उसमें जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, यानी वो क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि ए ग्रुप कौन से हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और उनकी वैलेंसी क्या क्या है, क्योंकि इनकी वैलेंसी फिक्स है भाई, इसकी वैलेंसी फिक्स है और उनकी वैलेंसी फिक्स नहीं है। तो हम देखेंगे कि ए ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं, उसको याद करने की ट्रिक्स कौन सी है और उसकी वैलेंसी क्या क्या होती है और ये कितने बार। अभी हम ए ग्रुप जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनको याद करने की ट्रिक्स क्या होती हैं, उसकी वैलेंसी क्या होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो चीज़ें हैं ग्रुप, पीरियड और पेरियोडिक टेबल, ये डिटेल में आगे चल के ये चैप्टर्स आते हैं उसमें हम ये डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी वैलेंसी जो टॉपिक्स था उसमें ये रिलेटेड था इसलिए हम ये इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ए ग्रुप को हम स्टार्ट करते हैं कि उसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट, उसको याद करने की ट्रिक्स क्या होती है, उसकी वैलेंसी क्या होती है। तो फर्स्ट ग्रुप होता है ऐसा ग्रुप जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो। ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप बोलते हैं, जैसा कि इसकी वैलेंसी फिक्स होती है। तो ये ए ग्रुप ये होता है। तो ऐसा ग्रुप जिसके आउटर मोस्ट शेल में एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आए, उसकी वैलेंसी फिक्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली फर्स्ट ए ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट का ग्रुप जिसमें हर एक एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी फिक्स हो, उसको हम फर्स्ट ए ग्रुप बोलते हैं। वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, नंबर फर्स्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, सेकंड एलिमेंट होता है लिथियम, थर्ड एलिमेंट होता है सोडियम, फोर्थ एलिमेंट होता है पोटाशियम,
फिफ्थ एलिमेंट होता है रुबीडियम, सिक्स्थ एटम होता है सीजियम और लास्ट एटम होता है उसको हम फ्रांशियम बोलते हैं। ये 6 एलिमेंट होते हैं। जैसा कि इसको हम वर्टिकल लाइंस में अरेंज किया है तो ये ग्रुप है, पर ये ऐसा ग्रुप है जिसमें हर एक मेंबर के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसलिए इस ओवरऑल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप बोलते हैं। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, सिंपल ट्रिक है, वो क्या है, हेली ना कर रब से फरियाद, हेली ना कर रब से फरियाद। ये एक ट्रिक है जिसकी वजह से हम इसको 6 एलिमेंट्स को याद करते हैं और ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट होते हैं। जैसा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये अपने ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। हाइड्रोजन के पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है और उसकी साइज भी बहुत स्मॉल होती है, तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। तो इसमें जो हाइड्रोजन एलिमेंट है ये एक एक्सेप्शन है और इसकी वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। पर अगर हम दूसरे एलिमेंट को लिखेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम, इसमें ये जो 5 एलिमेंट हैं इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई देता नहीं, इसलिए ये सारे एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो इन सारों एलिमेंट, 5वें एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है। सोडियम की वैलेंसी +1, लिथियम की वैलेंसी +1, पोटेशियम की वैलेंसी +1, रुबीडियम की वैलेंसी +1 और फ्रांशियम की वैलेंसी भी +1 होती है। जैसा कि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है तो ये कम पाया जाता है, पर इसकी वैलेंसी क्या होती है, +1। तो फर्स्ट ए ग्रुप क्या हुआ, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर एलिमेंट्स वो हों जिसके आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन आए, ऐसे ग्रुप को हम फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, वो कौन से एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, हेली ना कर रब से फरियाद। ये 6 एलिमेंट होते हैं। इसमें जैसा कि हाइड्रोजन की साइज स्मॉल होती है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो डुप्लेट कंप्लीट करने के एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, इसलिए इस हाइड्रोजन की क्या होती है, वैलेंसी -1। पर ओवरऑल ग्रुप में जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी क्या होती है, +1। तो ये फर्स्ट ए ग्रुप में इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, तो फर्स्ट ए ग्रुप के ओवरऑल एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है, +1 एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है भाई, -1 होती है, ड्यू टू स्मॉल इन साइज, ड्यू टू कंटेन 1 ओनली इलेक्ट्रॉन, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इट नीडेड 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है, -1। बकाया ओवरऑल ग्रुप में एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है, +1। इस ग्रुप को हम फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरा एलिमेंट होता है, दूसरा ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ऐसा ग्रुप जिसके अंदर आउटर मोस्ट में जो एटम है, एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी वैलेंसी फिक्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। तो सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, उसमें फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो होता है बेरिलियम, दूसरा एलिमेंट होता है मैग्नीशियम, तीसरा एलिमेंट होता है कैल्शियम, चौथा एलिमेंट होता है स्ट्रोंडियम, उसका अलावा 5th एलिमेंट होता है बेरियम और लास्ट एलिमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियम बोलते हैं। ये ओवरऑल 5 एलिमेंट्स होते हैं। जैसा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसको हम सेकंड ग्रुप बोलते हैं, उसकी वैलेंसी फिक्स होती है, तो इसलिए हम इस ओवरऑल एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। तो जैसा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये इसको 6 इलेक्ट्रॉन कोई देता नहीं, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो इन सारों एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, +2 होती है। क्या होती है भाई, +2 होती है, यानी सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी वैलेंसी क्या होती है, +2 होती है। ठीक है, इस एलिमेंट को हम सेकंड ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है, याद करने की ट्रिक आसान है, कैसी होती है, लाइक बेटा मांगे कार स्कूटर बाब राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाब राजी। ये 5th एलिमेंट होते हैं। इसको ट्रिक है, ये ट्रिक है, इसकी वजह से हम इन एलिमेंट को याद करते हैं। ये कौन से एलिमेंट होते हैं, सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट, और उनकी वैलेंसी क्या होती है, +2 होती है। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट की ओवरऑल वैलेंसी क्या है, +1 एक्सेप्ट हाइड्रोजन। उसके अलावा थर्ड ग्रुप होता है ऐसा ग्रुप जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं भाई, उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आए, उसको हम क्या बोलते हैं,
थर्ड ग्रुप बोलते हैं, जैसा कि उसकी वैलेंसी फिक्स होती है, इसको हम थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उसमें फर्स्ट एलिमेंट आता है जिसको हम बोरान बोलते हैं, और दूसरा एलिमेंट होता है एल्यूमिनियम, तीसरा एटम एलिमेंट होता है गैलियम, और थर्ड एलिमेंट होता है इंडियम, और चौथा एलिमेंट होता है थैलियम। ये ओवरऑल 5 एलिमेंट होते हैं। जैसा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हम इन 5 एलिमेंट को कलेक्टिवली कौन सा ग्रुप बोलते हैं, थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है, याद करने की ट्रिक आसान है। जैसा कि आपको पता है कि जो अलजी होता है उसका अलजी जो होता है उसका सिंगुलर होता है अलगा, तो बेसिकली इसको याद ऐसे करते हैं कि बड़ा अलगा इन तालाब, बड़ा अलगा इन तालाब। यहाँ इसको हम ऐसे भी याद करते हैं बैंगन माना बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ये 2 ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से हम इन एलिमेंट को याद करते हैं। ये कौन से एलिमेंट होते हैं, थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बोरान की साइज बहुत स्मॉल होती है। बोरान की साइज बहुत स्मॉल होने की वजह से ये जो बोरान होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लॉस नहीं करता, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की सलाहियत रखता है। और नॉर्मली ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो गेन करता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, पर इसकी वैलेंसी तभी भी कंप्लीट नहीं होती, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। पर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने जो 3 इलेक्ट्रॉन्स अकेले पड़े हुए हैं उसको पेयर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, इसलिए इस बोरान की जो वैलेंसी होती है वो -3 होती है। बकाया जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसकी वैलेंसी क्या होती है, +3 होती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लॉस करते हैं। ठीक है, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, थर्ड ए ग्रुप बोलते हैं, जिसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं, 5 एलिमेंट आते हैं। तो ये फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट है, हेली ना कर रब से फरियाद, जिसमें 6 एलिमेंट आते हैं, जिसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी -1 और बकाया एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, +1। और उसके अलावा सेकंड ग्रुप में एलिमेंट जो है आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, बेटा मांगे स्कूटर बाब राजी, और उसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसकी वैलेंसी क्या होती है, +2। और उसके अलावा थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट में आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और वो कौन से एलिमेंट होते हैं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। उसको याद करने की 2 ट्रिक्स मैंने आपको बताई, बड़ा अलगा एन तालाब, यहाँ बैंगन आलू गाजर इन थैला। इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें बोरान को छोड़कर सारों के एलिमेंट वैलेंसी क्या होती है, +3, पर बोरान की वैलेंसी क्या होती है, -3 होती है। ठीक है, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, थर्ड ए ग्रुप बोलते हैं। उसके अलावा फोर्थ ए ग्रुप होता है ऐसा ग्रुप जिसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनमें फर्स्ट एलिमेंट होता है कार्बन, और दूसरा एलिमेंट होता है सिलिकॉन, थर्ड एलिमेंट होता है जर्मेनियम, और उसके अलावा माना जो फोर्थ एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, टिन, और उसके अलावा लास्ट जो एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लम्बम। ये 5th एलिमेंट होते हैं, 5 एलिमेंट होते हैं। जैसा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 4 ए ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, इनको याद करने की ट्रिक क्या है, सिंपल है। जैसा कि मैं पाकिस्तान में रहते हूँ भाई, पाकिस्तान में जो है प्रोविंसेस होते हैं, इसलिए इसको याद करने की ट्रिक ये है कि कहाँ से जाऊँ सिंध पंजाब, कहाँ से जाऊँ सिंध पंजाब। ठीक है, यहाँ इसको ऐसे भी याद करते हैं, छोटी सी गीता सना प्रभा। ये 5th एलिमेंट होते हैं जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। तो इसमें जो कार्बन होता है, अगेन इसकी वैलेंसी साइज क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। स्मॉल साइज होने की वजह से इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस नहीं कर सकता, इसलिए जो होता है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, गेन करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है, -4 होती है। बकाया जो एलिमेंट्स होते हैं वो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन भी कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ये एलिमेंट लॉस भी कर सकते हैं। भाई कार्बन सर्व इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ड्यू टू स्मॉल इन साइज, पर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लॉस भी करेंगे, गेन भी करेंगे, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या होती है, +-4। इसकी वैलेंसी क्या होती है भाई, +-4 होती है। ठीक है, तो इन फोर्थ ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उसकी वैलेंसी +-4 होती है,
एक्सेप्ट कार्बन, उसकी वैलेंसी ऑलवेज क्या होती है -4। तो ये एक ग्रुप के 4 हमने ग्रुप स्टडी किए जिसमें हमने एलिमेंट्स को पढ़ा और एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक स्टडी की और उनकी हर एक एलिमेंट की क्या स्टडी की, हमने वैलेंस स्टडी की। बकाया 4 ग्रुप अभी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अभी हम 4 ग्रुप जो होते हैं, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th ग्रुप और आखिरी जो ग्रुप है 8th ग्रुप, उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, अभी हम दूसरा ग्रुप स्टडी करते हैं, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर ओवरऑल 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आए। ऐसे एलिमेंट्स को हम 5th ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं, जैसा कि उसकी वैलेंसी फिक्स होती है अगेन, उसको हम क्या बोलते हैं, 5th ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। तो 5th ग्रुप एलिमेंट वो एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में एलिमेंट के एटम के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको हम 5th ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। तो वो कौन से होते हैं, उसमें एक एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके अलावा आर्सेनिक, उसके अलावा एंटीमनी, उसके अलावा लास्ट एलिमेंट होता है जिसको हम बिस्मथ बोलते हैं। ये 5 एलिमेंट होते हैं, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, 5th ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। 5th ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये क्या करते हैं, बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करते हैं, गेन करते हैं अपने ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए ये जो एलिमेंट है लाइक नाइट्रोजन, ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, फास्फोरस भी 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। पर जो आर्सेनिक, स्टेबियम, वो बिस्मथ है, ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है जनरली ये क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो इसलिए लॉस भी करते हैं और गेन भी करते हैं, पर लॉस भी करते हैं और गेन भी करते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या होती है, +-3 होती है, ठीक है भाई। तो इस ग्रुप को हम 5th ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है भाई, बेसिकली इसको याद करने के लिए ट्रिक सिंपल ये है कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास। ये 5 एलिमेंट है जिसको कलेक्ट हम क्या बोलते हैं, 5th ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं, जिसमें ओवरऑल एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, +-3। पर ये 2 एलिमेंट होते हैं, उसकी वैलेंसी क्या होती है, -3 बोलती है। इसको हम क्या बोलते हैं, 5th ग्रुप। अभी हम 6th ग्रुप एलिमेंट स्टडी करते हैं। ऐसा ग्रुप जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली 6th ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। तो वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उसमें एक एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, दूसरा एलिमेंट होता है सल्फर और 3rd एलिमेंट होता है सेलेनियम, 4th एलिमेंट होता है टेलीरियम और 5th एलिमेंट होता है पोलोनियम, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम और पोलोनियम, ये ओवरऑल 5 एलिमेंट होते हैं। जैसे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ओवरऑल एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, 6th ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। तो उसको याद करने की ट्रिक क्या है बेसिकली भाई, हिंदी में हम चीटिंग जो होती है, जो स्टूडेंट्स लोग करते हैं नॉर्मली, इसको हम कॉपी बोलते हैं, चीटिंग बोलते हैं। उस चीटिंग को हिंदी में हम बोलते हैं टीपो। तो उसकी याद करने की ट्रिक क्या होती है, ओ स्टाइल से टीपो, यानी चीटिंग करो स्टाइल से, ओ स्टाइल से टीपो। ये ट्रिक है जिससे हम 6th ग्रुप एलिमेंट को क्या करते हैं, याद करते हैं। जैसा कि ये 6th ग्रुप एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं भाई, गेन करना चाहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेव कंप्लीट करते हैं। इसलिए ओवरऑल ग्रुप की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है। ऑक्सीजन की -2, सल्फर की -2, उसके अलावा जो सेलेनियम है उसकी -2, टेलीरियम की भी -2 और पोलोनियम की भी क्या होती है, -2 होती है, ठीक है भाई। इसकी वैलेंसी क्या होती है, -2 होती है। पर ये मेटालिक कैरेक्टर भी शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की सलाहियत रखता है, इसलिए इसकी वैलेंसी +2 भी होती है और -2 भी होती है। तो ओवरऑल एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है, -2। पर ये जो लास्ट एलिमेंट होते हैं इसकी वैलेंसी -2 भी होती है और +2 भी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस भी करते हैं, 2 गेन भी करते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, 6th ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। और उसके अलावा दूसरा ग्रुप होता है जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, 7th ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। तो 7th ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, उसमें फर्स्ट एलिमेंट होता है फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, 3rd होता है ब्रोमीन, 5th होता है आयोडीन और उसके अलावा 5th होता है जिसको हम एस्टाटाइन बोलते हैं, ठीक है। ये 5 एलिमेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, 7th ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या है भाई, आपने टेबलेट देखा हुआ, एप्पल टेबलेट, जो
मोबाइल का टाइप है, उसको याद करने की ट्रिक ये है कि इसमें इस ग्रुप को याद करने से हम एप्पल टेबलेट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। वो क्या है? फुल कलर ब्राइटनेस इन एप्पल टेबलेट, यानी एप्पल टेबलेट में सारे कलर की ब्राइटनेस होती है। फुल कलर ब्राइटनेस इन एप्पल टेबलेट ये ट्रिक है जिससे हम 7th ग्रुप एलिमेंट्स को याद करते हैं। जैसा कि इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई? -7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है? -1। सारों की वैलेंसी क्या होती है? -1 होती है। ठीक है भाई, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? 7th ग्रुप बोलते हैं। और आखिरी एलिमेंट ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? 8th ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। उसमें कौन से एलिमेंट होता है? उसमें एक एलिमेंट होता है हीलियम, दूसरा एलिमेंट होता है नियॉन, तीसरा एलिमेंट होता है आर्गन, उसके अलावा चौथा एलिमेंट होता है क्रिप्टॉन, फिफ्थ एलिमेंट होता है जीनान, और लास्ट एलिमेंट होता है उसको हम रेडॉन बोलते हैं। ये ओवरऑल 6 एलिमेंट होते हैं जिसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? 8th ग्रुप बोलते हैं। पर इसमें एक छोटी सी चीज आप याद रखें, ये जो ओवरऑल नियॉन से लेके 2 एलिमेंट है इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? 8th ग्रुप बोलते हैं। पर ये जो हीलियम है इसका जैसा ये डुप्लेट कंप्लीट है, ये भी स्टेबल है, इसकी प्रॉपर्टीज इन ओवरऑल एलिमेंट से मिलती है, इसलिए जैसा कि इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन से 2nd ग्रुप का होना चाहिए था, पर इसकी प्रॉपर्टीज किससे मिलती हैं? इस 8th ग्रुप एलिमेंट से, यानी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन से, इसलिए इसको हम किस में रखते हैं? किस में रखते हैं भाई? 8th ग्रुप में एलिमेंट रखते हैं। जैसा कि इनके आउटर मोस्ट शेल में डुप्लेट और ऑक्टेव कंप्लीट रहते हैं, इसकी वैलेंसी क्या होती है? 0 वैलेंसी होती है। क्या होती है भाई? इसकी वैलेंसी 0 होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडॉन ओवरऑल इनकी वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है। 0 होने की वजह से ये कभी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, यानी ये ऑलवेज क्या होते हैं? स्टेबल। इनको याद करने की ट्रिक क्या होती है? हे नीरज आओ करें एक्सरे, हे नीरज आओ करें एक्सरे, ये 8th ग्रुप एलिमेंट को याद करने की ट्रिक्स है। ठीक है भाई, आज के क्लास में हमने स्टडी किया कि जब भी एटम न्यूक्लियस के हिसाब से अनस्टेबल होगा तो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, और ऑर्बिट के हिसाब से अनस्टेबल होगा तो क्या शो करेगा? वैलेंसी शो करेगा। और वैलेंसी जब शो करेगा तो वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा और कंपाउंड बनेगा। ठीक है भाई। उसके अलावा हमने पीरियड टेबल स्टडी की, उसमें हम पीरियड और ग्रुप पे स्टडी किया, ए ग्रुप और बी ग्रुप। ए ग्रुप हमने 8 स्टडी किए, उन ग्रुप में हमने एलिमेंट्स का स्टडी किया, उनको याद करने की ट्विस्ट स्टडी की, और हर एक एलिमेंट की वैलेंस स्टडी की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम मिलेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।